ये कहानी है एक गांव की, जहां पर आम और उसकी पत्नी रहते थे। आम बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत ही ईमानदार था। आम की पत्नी एक समझदार और सहनशील महिला थी। इसी गांव में आम का एक बहुत ही खास दोस्त आलू भी रहता था। आलू थोड़ा आलसी और चालाक था, लेकिन दिल का एकदम साफ था। और ये है गांव के मुखिया सरपंच जी, जो काफी भले व्यक्ति हैं। इनसे गांव वालों का दुख देखा नहीं जाता। आज सरपंच जी ने गांव में एक सभा बुलाई है, क्योंकि किसी समय खुशहाल रहने वाला ये गांव आज काफी दुखी है, क्योंकि अब ये गांव सूखे की मार झेल रहा है। इसकी वजह से सभी लोगों को काफी परेशानी होती है। गांव के सभी खेत बंजर हो चुके थे, खेत और तालाब सूख चुके थे और गांव वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। गांव की चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और चर्चा करने लगते हैं। आम और आलू भी वहीं पर हैं। अब क्या होगा? तालाब और कुएं सभी सूख चुके हैं, खेती करना मुश्किल हो चुका है। ऐसा तो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। लगता है कि भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। गांव के सभी लोग परेशान थे, लेकिन किसी के पास भी समस्या का हल नहीं था। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हमें कुछ करना होगा, हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सरपंच जी, हम क्या कर सकते हैं? हाँ सरपंच जी, ये तो भगवान की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब इतनी ताकत तो नहीं कि हम आसमान से बारिश ला सके। अरे आप सब रखिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब बारिश होगी तब खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन कब बारिश होगी ये तो किसी को नहीं पता, और तब तक क्या? सभी गांव वाले परेशान होकर एक दूसरे का चेहरा देख ही रहे थे कि तभी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में एक गहरी समझदारी झलक रही थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने सभी गांव वाले चुप हो जाते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति गांव के सभी लोगों की तरफ धीरे धीरे देखता है और फिर कहता है, वर्षों पहले हमारे बुजुर्गों ने एक रहस्यमयी जंगल के बारे में बताया था। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल आता है। उस जंगल में जादुई झरना है जो कभी भी नहीं सूखता। अगर उस जादुई झरने का पानी थोड़ा सा भी किसी भी नदी या तालाब में रखा जाए तो वो नदी या तालाब पानी से भर जाता है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर सभी को आश्चर्य होता है, तो आम कहता है, चमत्कारी झरना? हाँ, चमत्कारी झरना। वह जंगल रहस्यों से भरा पड़ा है। आज तक जो भी गया वापस लौट कर नहीं आया। बुजुर्ग की यह बातें सुनकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या सच में कोई ऐसा झरना है जो कभी भी नहीं सूखता? और उल्टा, अगर उस झरने का पानी किसी नदी या तालाब में रख दिया जाए तो क्या सच में वो नदी या तालाब पानी से भर जाएगा? सभी लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे थे। लेकिन आम के मन में एक आशा की किरण जाग उठी। हमें उस जंगल में जाना होगा और उस झरने का पानी लेकर आना होगा। सभी गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अगर उस जंगल में जाएगा तो जाएगा कौन? क्योंकि जैसा कि बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आज तक जो भी उस जंगल में गया वापस नहीं आया, इसीलिए सभी लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। लेकिन कोई भी उस जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब शाम हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आम भी अपने घर चला जाता है। आम जब अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी खाना बना रही होती है। आम की पत्नी आम को चिंता में देखती है, तो आम से कहती है, क्या हुआ आपको? आप काफी चिंता में लग रहे हैं। गांव में सूखा पड़ा है, हमें कैसे भी करके इस समस्या का हल निकालना होगा। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल है। उस जंगल में एक जादुई झरना है, तो मैं वहां पर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। और फिर आम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। लेकिन आपने अभी तो कहा कि आज तक जो भी गया है वापस लौटकर नहीं आया। अगर आप ही गए
और आपको कुछ हो गया तो? तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अनार के चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि उसने कई सारी ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुन रखी थी। लेकिन आम ने अपने इरादे मजबूत कर लिए थे। हाँ, ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें हिम्मत करके वहाँ पर जाना ही होगा। अगर हम डर गए तो गांव वालों को हम कैसे बचाएंगे? ठीक है, लेकिन आप अपने दोस्त आलू को भी लेकर जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि वह भी आप ही की तरह नेक दिल का है। वो आपके साथ जरूर जाएंगे। ठीक है। फिर अगले दिन सुबह होते ही आम आलू के घर चला जाता है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। ठीक है, चलो चलते हैं दोनों साथ में। और फिर दोनों ही जंगल की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल बहुत ही बड़ा और काफी रहस्यमयी था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, चारों तरफ शांति छाई हुई थी और एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था कि मानो ये जंगल सिर्फ देखने में ही शांत था, लेकिन ये जंगल काफी डरावना था। आम, ये जंगल तो सच में बहुत ही डरावना है। हमें हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना ही होगा। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जाते हैं, वैसे वैसे वो जंगल और भी डरावना लगने लगता है। अचानक से पुरानी टूटी हुई लकड़ी की पुलिया सामने आती है, जिसके नीचे गहरा पानी है। अब क्या करें? आम धीरे धीरे उस पुल पर चलने लगता है और सफलतापूर्वक वो पुल पार कर लेता है। और फिर आलू भी वो पुल पर चलने लगता है, लेकिन आलू जल्दी जल्दी में पुल पार कर रहा था और इसके वजह से वो पुल पर ही गिर पड़ता है, लेकिन आम उसे पकड़ लेता है। और फिर दोनों ही सफलतापूर्वक पुल पार कर लेते हैं। अब जंगल की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। क्या आम और आलू जादुई झरने का पानी लेकर आ पाएंगे? आम और आलू आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल अब और भी डरावना हो चुका था। चारों ओर घने पेड़ और डरावनी आवाजें आ रही थी। इस जंगल में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अनजानी शक्ति हो। आम, मुझे लग रहा है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये जंगल तो और भी डरावना होता जा रहा है। नहीं आलू, हमने यहाँ तक आने की हिम्मत की है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हम खाली हाथ नहीं लौट सकते। और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक से जमीन में कंपन होने लगता है। वो दोनों रुक जाते हैं। भूकंप हो रहा है क्या? वहाँ पर एक चमत्कारी पत्थर निकलता है और वो कहता है, जो भी इस जंगल के रहस्य को जानना चाहता है, उसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित करनी होगी। वो चमत्कारी पत्थर अपनी जगह से हिलता नहीं, लेकिन उसमें से प्रकाश निकल रहा था। वो पत्थर पूरा चमक रहा था। अचानक से उसके सामने दो रास्ते निकल आते हैं। एक रास्ता फूलों से भरा हुआ था, वहीं पर दूसरा रास्ता कांटों से भरा हुआ था और काफी अंधकारमय था। ये जंगल की परीक्षा थी। अब देखना ये था कि क्या वो दोनों परीक्षा पार कर पाते हैं या हमेशा हमेशा के लिए इसी जंगल में विलुप्त हो जाते हैं। एक रास्ता सुंदर और आसान दिख रहा था, वही दूसरा रास्ता काफी मुश्किल भरा लग रहा था। अब देखना ये था कि वो दोनों कौन सा रास्ता चुनते हैं। सच्चे मन वाले ही सही रास्ता चुन सकते हैं। अगर तुम दोनों ने गलत रास्ता चुना तो हमेशा हमेशा के लिए इसी जंगल में फंस जाओगे। आलू बिना कुछ सोचे समझे फूलों वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ता है। रुक जाओ आलू, वो रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आलू आम की बात नहीं मानता और वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अपना पहला कदम उस रास्ते की तरफ रखता है, तो आसमान में से पत्थर गिरने लगते हैं। बचाओ। आलू आम के पास भागता हुआ आता है।
अरे यह क्या था? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो दिखता है वह है नहीं, और जो नहीं दिखता वह है। हमें यहाँ पर सब कुछ उल्टा करना होगा। तुमने आसान रास्ते पर जाकर देख ही लिया है, अब एक बार मेरे साथ कठिन रास्ते पर चलो। और फिर दोनों ही उस कांटे भरे रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों अपना पहला कदम उस कांटे भरे रास्ते पर रखते हैं कि अचानक से वह कांटों भरा रास्ता गायब हो जाता है और वह रास्ता फूलों में बदल जाता है। आम ने बिल्कुल सही रास्ता चुना था। उस चमत्कारी पत्थर की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अब तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो जैसे ही थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा में एक साधु महात्मा ध्यान कर रहे थे। इस जंगल में वर्षों से एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे। यह वही साधु महात्मा थे। सभी लोग कहते थे कि ये साधु महात्मा इस जंगल के सभी रहस्य जानते हैं। प्रणाम साधु महात्मा जी, हम काफी मुसीबत में हैं, हमारी सहायता कीजिए। और फिर साधु महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं। हम काफी मुसीबत में हैं, हमें इस जंगल का जादुई झरना चाहिए। कृपा करके जादुई झरने तक पहुंचाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। जादुई झरने तक पहुंचने के लिए सिर्फ हिम्मत और नेक दिल की जरूरत नहीं होती, बल्कि बहुत ही बड़ा त्याग करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। हमें कैसे भी करके उस जादुई झरने तक पहुंचना है। आप कृपा करके वहां पहुंचने का रास्ता बताइए, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तो क्या तुम सब परीक्षा के लिए तैयार हो? साधु महाराज की बात सुनकर आलू थोड़ा डर जाता है, लेकिन आम अपना सर हिलाता है। और कितनी परीक्षाएं देनी बाकी है? अब ये तुम सब की अंतिम परीक्षा है। इसके बाद तुम उस जादुई झरने तक पहुंच जाओगे। साधु महाराज की बात सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। लेकिन ये परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होगी। अगर इस परीक्षा में सफल हुए तो जादुई झरना तुम्हारा, नहीं तो तुम यहाँ से लौट नहीं पाओगे। अगर तुम दोनों लौटना चाहो तो अभी लौट सकते हो, परीक्षा आरंभ होने के बाद नहीं जा पाओगे। साधु महाराज की बात सुनकर आलू और आम एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ये परीक्षा क्या होगी और क्या ये सफल हो पाएंगे? अब आम और आलू अंतिम परीक्षा के लिए तैयार थे। साधु महाराज के अनुसार ये परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होगी। जो त्याग करना जानते हैं वही इस परीक्षा को पार कर सकते थे। ये परीक्षा काफी आसान है, लेकिन निर्णय लेना काफी मुश्किल होगा। साधु महाराज अपना हाथ उठाते हैं और उसके सामने एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट होता है। इस दरवाजे के उस पार जादुई झरना है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें पहले परीक्षा पार करनी होगी। अचानक से दरवाजे के दोनों तरफ कुछ प्रकट होता है। एक तरफ था मामूली मिट्टी का मटका और दूसरी तरफ था सोना चांदी और ढेर सारा धन। सिर्फ एक चीज तुम्हें इस दरवाजे को खोलने की शक्ति देगी। अब निर्णय तुम दोनों का है, सोच समझ कर चुनाव करना। साधु महाराज, ये कैसी परीक्षा है? यही तो परीक्षा है। एक तरफ ढेर सारा धन है जो तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकता है, पूरे जीवन तुम दोनों आराम से रह सकते हो। और एक तरफ जादुई मटका है, इस मटके से ही ये द्वार खुलेगा, इसके बाद ही तुम अपने गांव को बचा सकते हो। साधु महाराज की बातें सुनकर आलू धन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन आम उसे रोक लेता है। रुक जाओ आलू, तुमने एक बार पहले भी गलत चुनाव किया था, इस बार फिर से गलत चुनाव मत करो। हम हमेशा हमेशा के लिए इसी जंगल में फंस जाएंगे और यह धन कोई काम नहीं आएगा। ये धन मात्र छलावा है, और वैसे भी हमें अपने लिए नहीं बल्कि गांव के लिए परीक्षा देनी है। और हम इस चमत्कारी मटके से ही हमें जादुई झरने का पानी मिलेगा। नहीं आम, अगर हम ये धन ले जाएंगे तो पानी की समस्या तो क्या, सारी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं मित्र आलू,
ऐसा कुछ नहीं होगा, यह मात्र एक छलावा है और कुछ नहीं। अगर हम इस धन का चुनाव करेंगे तो हम इस जंगल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए सभी लोगों की तरह इसी जंगल में फंस जाएंगे। यह वही समय था जहाँ पर परीक्षा असल में थी। क्या वो दोनों इस परीक्षा को पार कर पाते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए गलत चुनाव करके इसी जंगल में फंस जाएंगे? क्या वो दोनों अपने लालच पर काबू कर सकते थे? आम बिना संकोच किए उस मिट्टी के मटके को उठा लेता है। जैसे ही वह उस मटके को उठाता है कि दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। आम, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया। यही जादुई झरने की सच्ची परीक्षा थी। आलू थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो गलत चुनाव करने वाला था। अब उसे समझ आता है कि लालच के कारण वो गलत चुनाव करने वाला था। दरवाजा खुलते ही सामने एक बहुत ही सुंदर रास्ता दिखता है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और झरना भी बह रहा था और पंछियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। अब जादुई झरना उन दोनों के पास ही था, लेकिन उस झरने की शक्ति को समझना पहले जरूरी था। पानी दूध की तरह सफेद और चमकदार था। उस झरने के पास एक बड़ा सा पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। जो इसे लोभ से छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा और जो नेक दिल से छुएगा वही इस झरने के पानी को ले पाएगा। पत्थर पर लिखी चुनौती को पढ़कर आलू थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन आम उस मटके में वो झरने का पानी भर लेता है। अब इस पानी को लेकर तुम अपने गांव जा सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई इस पानी का गलत उपयोग करेगा तो इसका असर खत्म हो जाएगा। और फिर वो दोनों गांव की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर गांव वाले उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों गांव में आते हैं कि सभी गांव वाले उनसे लिपट जाते हैं। उन दोनों को देखकर गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। आम और आलू, क्या तुम दोनों झरने का पानी लेकर आए हो या नहीं? हाँ, हम पानी लेकर आ गए और यह हमारी आखिरी उम्मीद है। और फिर आम उस चमत्कारी पानी को गांव के सूखे तालाब में रख देता है। अचानक से चमत्कार हो जाता है। वो सूखा तालाब पानी से पूरी तरीके से भर जाता है। अब आम और आलू की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते सब कुछ हरा भरा हो जाता है। जादुई झरने का पानी गांव को सूखे से बचाने में सफल रहा। अब गांव वालों के चेहरे पर फिर से खुशियां लौट आई। आम और आलू, तुम दोनों ने जो भी कुछ किया हम सबके लिए उपकार है। ये पूरा गांव तुम दोनों का हमेशा ऋणी रहेगा। हमें हमेशा लोभ से बचकर भलाई का रास्ता अपनाना चाहिए। अब आलू भी अपनी गलती समझ चुका था। किसी गांव में एक आम रहता था। पहले वो बहुत ही अमीर था। आम के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन समय के साथ साथ उसकी सारी जमीन बिक गई। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह कर्ज में डूब गया। अब आम पूरे गांव से कर्जदार हो गया था। अनपढ़ होने की वजह से आम गांव वालों से छुपकर शहर में जाकर अब भीख मांगा करता। अपने गांव से निकलते ही आम भिखारी के वेश में आ जाता है और फिर शहर जाकर भीख मांगा करता। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटी, बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, अब आयु हो गई है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कितने हटे कट्टे तो दिख रहे हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? भीख मांगने के नए नए बहाने हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे दो, फालतू का ज्ञान मत दो, मुझे और भी जगह जाकर भीख मांगना है। आम रोज ऐसा ही करता। गांव में से छुपकर शहर चला जाता और वहां पर भिखारी के भेष में आकर भीख मांगने लगता। आम गांव से शहर आकर सड़कों और गलियों और तरह तरह की जगह पर जाकर भीख मांगा करता।
और फिर गांव जाते समय अच्छे से तैयार होकर फिर गांव आता। जमींदार साहब, वो देखिए, आम आ रहा है, आज तो उसे छोड़िएगा नहीं। उससे अपने पैसे मांग लीजिए, नहीं तो कल सुबह वो फिर से भाग जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तो यह मेरे सोने के बाद ही गांव आता है और उठने से पहले गांव छोड़कर पता नहीं कहां चला जाता है। फिर जमींदार और मुंशी आम के घर चले जाते हैं। आज बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे दर्शन हुए हैं। मालिक, आपने तो मेरे सारे जमीन ले ही लिए हैं। अब तो सिर्फ ये छोटी सी कुटिया ही बची है। अब क्या इसे भी लेना चाहते हैं? अगर तुम ब्याज नहीं दोगे तो मुझे ये सब लेना ही पड़ेगा ना। और अगर अभी नहीं दिए तो ये घर भी मैं तुमसे छीन लूंगा। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और आज के बाद परेशान मत कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी आपके सारे पैसे आपके मुंह पर मारूंगा और आपसे अपनी सारी जमीन छुड़वा लूंगा। अब बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाए। आम के हाथ में पैसे देखकर दोनों को कुछ भी समझ न आया। जमींदार ने आम के हाथ से वो पैसे ले लिए और घर के चौखट से गुस्से से चले गए। इसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? और बातें तो ऐसे कर रहा था कि कहीं का सेठ हो। हाँ सेठ जी, आम के तो तेवर ही बदल गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आम बहुत ही जल्दी आपसे सारे खेत छुड़वा लेगा। आम रोज सुबह अच्छे से तैयार होकर गांव से शहर की तरफ चला जाता और शहर जाकर भिखारी के भेष में आकर लोगों से भीख मांगने लगता। एक दिन सेठ जी अपनी पत्नी को शहर में समंदर दिखाने के लिए ले गया। वहां पर जब जमींदार अपनी पत्नी के साथ शहर घूम ही रहे थे कि तभी उसकी नजर आम पर पड़ी। आम वहां पर भी भीख मांग रहा था। तुम मुझे एक दोगी, भगवान तुम्हें उसका 10 गुना देगा। अच्छा, तो यह है तेरा नया खेल। तुम गांव में तो बड़ी रहीसी झाड़ते हो और यहाँ पर आकर भीख मांगते हो। ऐसा जमींदार साहब खुद ही बोलने लगते हैं और फिर आम के पास जाते हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ पर ये बिजनेस करते हो। तुम्हारे इस बिजनेस के बारे में गांव वालों को तो जरूर पता चलना चाहिए। कृपा करें मालिक, ऐसा ना करें। मैं बस अपना घर चलाने के लिए ये काम करता हूँ। मैं आपके सारे पैसे बहुत ही जल्दी लौटा दूंगा। आप कृपा करके गांव वालों को कुछ मत बताइए। मैंने सारे पैसे जमा कर लिए हैं। मैं बस आपको देने ही वाला था। आप बस गांव वालों को कुछ मत बताइए। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे कहा था ना, घर से निकल जाओ। अब तो मैं तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगा। तुमने उस दिन मेरी बेइज्जती की थी, अब मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। अब तुम बस एक बार गांव आकर देखो, तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। और फिर उस जमींदार ने पूरे गांव वालों को ये बात बता दी कि आम शहर जाकर लोगों से भीख मांगता है। अब आम अपने गांव में जहां कहीं भी जाता, लोग आम को भिखारी कहकर उसका मजाक उड़ाते। अरे वह देखो, गांव के सबसे बड़े भिखारी आ रहे हैं। क्या बिजनेस शुरू किया है इसने? हाँ, ये तो सबसे अच्छा बिजनेस है। इसमें तो 1 रुपया भी नहीं लगता और आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती है। अरे भाइयों, किसी के पास चिल्लर है क्या? इन्हें भीख भी तो देना होगा। ऐसा बोलकर सभी गांव वाले आम का मजाक उड़ाते। पूरे गांव से खुद का मजाक उड़ता हुआ देख आम काफी परेशान हो जाता है और फिर थका हार कर आम उस गांव को छोड़ देता है। वो जमींदार मेरा जमीन ले लिया, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। इतना मेहनत करने के बाद भी आज मैं अकेला ही हूँ और मेरे पास कुछ नहीं। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं अपना ये जीवन ही त्याग दूं। आम ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहीं पर पास में एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। हे भगवान,
मैं आ रहा हूँ आपके पास। मुझे आपके बनाए हुए इस दुनिया में नहीं रहना। ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आम के चिल्लाने की आवाज से साधु बाबा की तपस्या टूट जाती है। साधु बाबा देखते हैं कि आम पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चिल्ला रहा था और वो शायद उस चोटी पर से कूदने वाला था। ये देखकर साधु बाबा अपनी चमत्कारी शक्ति से उस आम को अपने पास बुला लेता है। बालक, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और मरना क्यों चाहते हो? क्या बताऊं बाबा, मेरी जिंदगी जानवरों से भी खराब है। अब मैं जीना नहीं चाहता। और फिर आम अपनी सारी परेशानी उस साधु बाबा को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने के लिए मैं तुम्हें श्राप भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी सच में बड़ी है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देने की बजाय तुम्हारी मदद करूंगा। आप मेरी मदद करोगे? कैसे साधु बाबा? और फिर साधु बाबा अपने कमंडल में से थोड़ा सा पानी लेकर आम पर छिड़क दिया। अचानक से आम अपने भिखारी के भेष में आ गया। खुद को भिखारी के भेष में देखकर आम को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो बोल पड़ा, यह आपने मेरी मदद की है या मुझे दंड दिया है? मैंने तुम्हारी मदद ही की है। मैंने तुम्हें आशीर्वाद ही दिया है। इस भेष में तुम जिससे भी कुछ भीख मांगोगे वो तुम्हें उसका 10 गुना मिलेगा। लेकिन सिर्फ इस भेष में ही तुम्हें जो भिक्षा मिलेगी वही 10 गुना होगा, और इसकी शुरुआत मैं खुद करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं बाबा जी? मैं ये तुम्हें कुछ पैसे भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं ये तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे सपना समझूं या फिर क्या समझूं? क्या ऐसा सच में होता है? मैंने तो ये सब आज तक सिर्फ कहानियां में ही सुना था कि सच में कोई साधु बाबा होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। आज तक मुझे जो भी साधु मिले हैं वो सब मुझे ठग कर ही गए हैं। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही साधु बाबा ने आम को कुछ पैसे दिए, वो पैसे आम के हाथ में आते ही सच में 10 गुना हो गए। ये सब देखकर आम की आंखें फटी की फटी रह गई। अब आम जिससे भी भिक्षा मांगता, वो भिक्षा आम के हाथ में आते ही सच में उसका 10 गुना हो जाता। देखते ही देखते आम के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब वो गांव के बाहर एक बड़ा सा घर बनवाने लगता है। ठेकेदार साहब, मेरा घर सबसे शानदार और बहुत ही बड़ा बनाना। मैं अपने गांव वालों को सबक सिखा कर ही रहूंगा कि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ये घर जल्दी से जल्दी बनवा दीजिए। मुझे जल्दी से अपने गांव वालों को दावत भी देनी है। पहले तो आप सड़कों पर जाकर लोगों से भीख मांगा करते थे। अचानक से आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? समय समय की बात है, हर किसी का समय जरूर आता है। तुम सिर्फ एक अच्छा सा घर बना दो, बाकी का मैं देख लूंगा। और फिर आम एक अच्छा सा घर बनवाने लगता है। अब आम अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, लेकिन आम इतना अमीर बनने के बाद भी वो अभी भी भीख ही मांगा करता, और वो भिक्षा साधु की कृपा से 10 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते अब आम बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुका था और उसका घर भी बनकर तैयार हो जाता है। इतना अमीर बनने के बाद भी आम का व्यवहार अभी भी भिखारी जैसा ही था। और फिर आम ने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी। आम ने उस दावत में मुंशी, जमींदार साहब और गांव के सभी लोगों को बुलाया, लेकिन उसने अपना नाम दावत में छुपा लिया और सभी गांव वालों को दावत में बुलाने का न्योता दिया। सुनो सुनो, हमारे गांव के पास में जो बड़ा सा घर बना है, उस घर के मालिक ने पूरे गांव वालों को न्योता दिया है। आप सभी उसे दावत में आकर आनंद उठाएं। जमींदार साहब, मैंने उस महल को बाहर से देखा है। सच में बहुत ही बड़ा और सुंदर है। हमें वहां पर चलना चाहिए। वहां पर जाकर हमें बहुत ही फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सभी गांव वाले दावत के नाम पर बहुत ही खुश हो जाते हैं
सभी गांव वाले दावत पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। उस दावत में आम अपने भिखारी के भेष में ही होता है। आम को वहां पर देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, अच्छा, तो तुम यहाँ पर भी आ गए। घर बसा नहीं कि मांगने वाले आ गए। मांगने दीजिए सेठ जी, यहाँ पर तो इसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ऐसा बोलकर सेठ जी और मुंशी आम का मजाक उड़ाते हैं। आम का मजाक उड़ाते हुए देख वहां पर ठेकेदार आ जाता है और फिर ठेकेदार मुंशी और सेठ जी से कहते हैं, तुम दोनों जिसका मजाक उड़ा रहे हो ना, उसी ने यह बड़ी दावत रखी है और यह महल इनका ही है। क्या बकवास कर रहे हो ठेकेदार? तुम होश में तो हो? मैं सच बोल रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है, ये महल इनका ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो भीख मांगता है, और भिखारी के पास इतना बड़ा महल कहाँ से आएगा? तो फिर आम कहता है, मैं तो बस हालात से मजबूर होकर भीख मांगता हूँ, लेकिन आप सब ने तो मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तो मजबूरी में भीख मांगता हूँ, लेकिन आप सब अपने कर्मों से भीख मांग रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। आम की बात सुनकर सेठ जी और मुंशी बहुत ही उदास हो गए और साथ ही सभी गांव वाले भी शर्मिंदा हो गए और फिर आम से माफी मांगने लगे। आम के पास इतना पैसा होने के बाद भी आम शहर जाकर लोगों से भीख मांगता। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गोल मटोल आम रहता था। वह पढ़ने में बड़ा ही होशियार था। एक दिन उस आम की घड़ी टूट गई। आम अपनी टूटी हुई घड़ी देखकर बोला, अरे यह क्या हो गया? मेरी प्यारी घड़ी टूट गई। अब मैं सुबह में जल्दी कैसे उठूंगा? परीक्षा भी आने वाला है। अब मुझे दुकान में से नई घड़ी खरीदनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में परीक्षा आरंभ होने वाली है। मैं आज ही दुकान में जाकर नई घड़ी खरीद लेता हूँ। और फिर आम घड़ी की दुकान पर चला गया। उस दुकान में बहुत ही सुंदर सुंदर घड़ी थी। उस दुकान में बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी। आम की दुकान में आते ही सभी घड़ियां आपस में बातें करने लगते हैं। अरे दोस्तों, देखो देखो, हमें खरीदने के लिए कोई ग्राहक आया है। मुझे लग रहा है कि ये बच्चा हम में से किसी को लेकर ही जाएगा। उन्हीं सभी घड़ियों के बीच में एक छोटी सी लाल घड़ी भी थी, जो बहुत ही ज्यादा झगड़ालू थी। वो हमेशा सभी घड़ियों से झगड़ा करती रहती। वो घड़ी सभी घड़ी से बोली, तुम सब देखना, मैं तो यही रहूंगी। मैं बहुत ही छोटी घड़ी हूँ और बहुत ही पुरानी भी, इसीलिए वो मुझे कभी भी लेकर नहीं जाएगा और मैं हमेशा की तरह यहीं पर रहूंगी। मैं तो हमेशा हमेशा इसी दुकान में रहूंगी। तुम सब देखना, यह मुझे नहीं लेकर जाएगा। और फिर आम सभी घड़ियों को देखने लगा कि तभी आम की नजर उस छोटी सी लाल घड़ी पर पड़ी। अरे वाह, ये घड़ी तो बिल्कुल मेरे पुराने घड़ी की तरह ही है। मैं तो इसे ही लूंगा। फिर ऐसा सोचकर आम वो छोटी सी लाल घड़ी उठा लेता है और फिर उस लाल घड़ी को खरीदकर उसे अपने साथ घर लेकर जाने लगा। तभी सभी घड़ियों ने उस छोटी सी लाल घड़ी से कहा, ठीक है बहन, हमारा साथ यही तक था। मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे। वैसे अब तुम किसके साथ लड़ोगी? ऐसा बोलकर सभी घड़ी हंसने लगे। ये सब देखकर उस लाल घड़ी को काफी गुस्सा आ गया। आम जब उस घड़ी को लेकर घर आया तो आम थक गया था। चलो अब मैं आराम कर लेता हूँ। अब मैं सुबह में जल्दी उठकर पढ़ाई करूँगा। मैं इसमें अलार्म लगा देता हूँ। और फिर आम अलार्म लगा देता है और फिर आम आराम से सो गया। अब सिर्फ उस घर में घड़ी की टिक टिक की आवाज ही गूंज रही थी। उस छोटी सी लाल घड़ी ने अपनी सुइयों से कहा, सुनो मेरी सुई, तुम सब तैयार हो जाओ, हमें इस आम को परेशान करना है और फिर ये परेशान होकर हमें उसी दुकान पर छोड़ आएगा।
हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तभी बड़ी सुई ने छोटी सुई से कहा, इस गोल मटोल आम को देखो, कैसे घोड़े गधे बेचकर सो रहा है। खुद को सुबह उठाने का काम हमें सौंप कर रखा है। हाँ, सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगे तब जाकर यह उठेगा। अगर हम इसे उठाएंगे तब ये उठेगा, नहीं तो पता नहीं कब उठेगा। क्यों ना हम चलना ही बंद कर दे। बड़ी सुई की बातें छोटी सुई को अच्छी लगती हैं और फिर दोनों चुपचाप जहाँ थे वहीं पर रुक गए। ऐसे ही ना जाने कितने घंटे बीत गए। सुबह जब आम की आंखें खुली तब कमरे में धूप देखकर वह चौंक उठा। आम ने जब घड़ी की तरफ देखा तो उसमें सिर्फ 3 बजे हुए थे और घड़ी रुकी हुई थी। आम घबराकर बोला, आज तो इस घड़ी ने मुझे धोखा ही दे दिया। कितनी देरी हो गई उठने में, अब कैसे पढ़ाई होगी। इसी तरह घड़ी को कोसता हुआ आम उस कमरे से चला गया। घड़ी को अपनी बुराई सुनकर उसे काफी गुस्सा आ गया। आज पता चलेगा इस गोल मटोल आम को कि हमारा महत्व क्या है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। घड़ी की सुई अपने आप रात को रुक जाती। ये सब देखकर आम ने एक बार सोचा, आखिर ऐसी क्या बात है जो घड़ी की सुई रात में अपने आप ही रुक जाती है। इसका पता मैं आज लगाकर ही रहूंगा। आम रात को उसी घड़ी के पास पढ़ाई कर रहा था। तभी उसने जानबूझकर सोने का नाटक किया। जैसे ही आम सो गया, उस घड़ी ने अपनी सुई से कहा, सुनो छोटी बड़ी सुइयां, जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ। और फिर वो दोनों ही सुइयां रुक गई और हंसने लगी। आम चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था और मन ही मन बोलने लगा, अब मैं इस घड़ी को मजा चखाकर ही रहूंगा। अगले दिन जब आम सुबह में उठा तब भी सुई रुकी हुई थी। आम ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी पिताजी, ये घड़ी बहुत ही बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि यह घड़ी चल ही नहीं रही। इसीलिए आज मैंने फैसला कर लिया है कि आज मैं इस घड़ी को कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगा और एक अच्छी सी नई घड़ी खरीद लूंगा। आम की बातें सुनकर वो लाल घड़ी काफी डर गई और फिर आम उस घड़ी को लेकर घर के बाहर फेंकने के लिए जाने लगा कि तभी उस लाल घड़ी ने कहा, रुक जाओ आम, मुझे मत फेंको, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है कि तुम जानबूझकर ऐसा करती हो। आम ये सब मैं उस दुकान में वापस जाने के लिए ही कर रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे कचरे के डिब्बे में मत फेंको, मुझे माफ कर दो। तुम बहुत ही अच्छे आम हो। आज के बाद से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मुझे आखिरी बार सुधरने का मौका दे दो। मुझे माफ कर दो, मुझे कचरे के डिब्बे में मत फेंको। आम ने लाल घड़ी से कहा, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ करूंगा। आज के बाद से तुम ऐसा कभी नहीं करोगी और तुम मेरे दोस्त बनकर रहोगी। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ बिल्कुल, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर अब से आम और लाल घड़ी अच्छे दोस्त बन गए और फिर इस तरह दोनों ही साथ में रहने लगे। दोनों ही आपस में बातें करते, आपस में खेला करते और साथ साथ रहने लगे और दोनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन और भी अच्छी और गहरी हो गई। तो देखा आपने, आलस और गुस्सा आपको परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि आलस और गुस्सा करना बुरी बात है। किसी गांव में एक आलू रहता था। आलू बड़ा ही ज्ञानी था। एक दिन आलू अपनी पत्नी से बोला, बहुत ही दिनों से मेरे दोस्त की कोई खबर नहीं मिली। मैं कल सुबह ही उसे मिलने के लिए उसके गांव की तरफ निकल जाऊंगा। आज सुबह से ही मेरी बाएं आंख फड़क रही है। पता नहीं क्यों, कुछ डर सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। तुम तो जानती हो भाग्यवान, मेरे दोस्त का हमारे सिवा कोई नहीं है। वो अकेला रहता है। जाते समय ऐसे टोका टोकी नहीं करते। तुम चिंता मत करो,
मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। तुम बस तैयारी करो मेरे जाने की। मुझे अपने दोस्त की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। ठीक है, मैं आपके जाने की तैयारी कर देती हूँ। आलू का दोस्त बचपन से ही गुग्गा और लंगड़ा था। आलू सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कोई मिलता है जो शरीर से काफी तंदुरुस्त था। वो आदमी आलू के पास आया और आलू से बोला, भाई आप कौन हो और कहाँ पर जा रहे हो? मेरा नाम आलू है और मैं अपने मित्र के घर सोनपुर जा रहा हूँ। मेरा नाम काल है और मुझे भी सोनपुर ही जाना था, लेकिन मुझे सोनपुर का रास्ता ठीक से पता नहीं है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, आप मेरे साथ चलिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं अकेला रास्ते में बोर हो जाऊंगा। एक से भले दो। अगर आप मेरे साथ चलोगे तो कब हम पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और फिर वो दोनों सोनपुर की तरफ जाने लगते हैं। काल बड़ा अजीब सा नाम है, ये कैसा नाम हुआ? खैर मुझे क्या करना है? और फिर आलू ने काल से कुछ भी नहीं पूछा और फिर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे कि तभी एक छोटा सा गांव आया। भाई आलू तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में किसी को कुछ संदेश देना है। मैं बस संदेश देकर थोड़ी देर में ही तुम्हें मिलता हूँ। मैं काफी थक चुका हूँ, मैं थोड़ी देर यही इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। तुम संदेश देकर आओ, फिर हम साथ में चलते हैं। हाँ बिल्कुल, आप आराम करिए, मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। फिर आलू पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा और वो आदमी वहां से चला गया। तभी वहां पर लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी कि एक जंगली जानवर ने किसी आदमी के प्राण ले लिए। कि तभी वो काल वापस आता है। चलो मित्र आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ चलो, तुमने संदेश बहुत ही जल्दी पहुंचा दिया। हाँ, मुझे जिस आदमी से मिलना था वह मुझे पास में ही मिल गया और मैं उससे संदेश देकर तुरंत ही लौट आया। चलो अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। मित्र अब रात होने वाली है और पूरा दिन चलकर मैं काफी थक भी चुका हूँ और शायद तुम भी थक चुके होंगे। क्यों ना हम आज रात यहीं पर रुक जाए और कल सुबह आगे बढ़े। हाँ तुम सही बोल रहे हो, आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं और इसी बहाने प्रभु के दर्शन भी कर लेंगे। भूख भी बहुत ही लगी है, हम भोजन भी कर लेंगे और फिर आराम करके कल सुबह हम जल्दी यात्रा के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, हम यहीं पर रुक जाते हैं। मुझे इस गांव में किसी का सामान देना है, मैं जल्दी ही देकर आता हूँ। तुम भोजन करो, मैं आकर खा लूंगा। लेकिन मित्र साथ में भोजन करते हैं ना? अरे मित्र बस मैं काम निपटा कर अभी आया, तुम तब तक भोजन करो। और फिर काल वहां से चला जाता है कि तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ भागने लगा। अरे भैया, गांव में आग लग गई, गांव में आग लग गई। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बचेगा। ये देखकर आलू सोचने लगा। ये काल जब भी मेरे से दूर जाता है तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। ये सब मात्र संजोग है या फिर कोई सच? कि इतने में हे काल वापस आ जाता है, लेकिन आलू काल से कुछ भी नहीं पूछता और फिर दोनों भोजन करके सो गए और सुबह जल्दी उठकर दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद फिर से एक दूसरा गांव आया। मित्र तुम थोड़ा आराम कर लो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। आलू कुछ देर सोचने लगा। अरे ये तो फिर से जा रहा है, मुझे लग रहा है कि फिर से कोई अनहोनी होगी। और फिर आलू बोला। ठीक है मित्र, तुम अपना काम निपटा कर आओ। और फिर काल वहां से चला गया कि तभी एक आदमी चिल्लाने लगा। अरे भैया, बिजली गिरने से गोभी की मृत्यु हो गई, अब उसके परिवार का क्या होगा? कि इतने में ही काल वापस आ जाता है। मित्र
अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछो। हाँ हाँ मित्र, पूछो। तुम्हें क्या पूछना है? मन में जो भी शंका है वह सब दूर कर दो। तुम जिस भी गांव में जाते हो, उस गांव में जाते ही कुछ ना कुछ अनहोनी क्यों हो जाती है। तुम जब भी मेरे से दूर गए हो किसी काम से, तो कोई ना कोई बुरी खबर ही मुझे सुनने को मिली है। क्या इस बारे में तुम कुछ बता सकते हो? आलू, आप तो मुझे बड़े ज्ञानी लग रहे थे, फिर आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप मुझे ज्ञानी लगे, इसलिए मैं आपके साथ यात्रा करने के लिए निकला था, क्योंकि मैंने सुना है कि ज्ञानियों का साथ हमेशा अच्छा होता है। क्या सचमुच आप नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? ये सब सुनकर आलू को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो बोला, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन मन में एक शंका है। अगर आप अपना सही परिचय दे तो आपको समझने में मुझे आसानी होगी। और फिर काल अपने असली रूप में आ जाता है। काल कोई और नहीं बल्कि यमराज था। मैं कोई और नहीं बल्कि खुद यमराज हूँ, और मैं उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिसकी आयु समाप्त हो चुकी हो। अगर ऐसी बात है और आप सच में यमराज है, तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है? अगली मृत्यु तुम्हारे सबसे खास मित्र की है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम बनोगे। यमराज की बातें सुनकर आलू काफी डर जाता है। मैं अपने दोस्त की मृत्यु का कारण बनूंगा? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यह आप क्या बोल रहे हैं? क्या सच में अगली मृत्यु मेरे मित्र की होने वाली है और उसके मृत्यु का कारण मैं बनूंगा? आलू काफी डरते हुए कहता है, वह मेरा बचपन का सबसे खास मित्र है। मैं अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। इससे बेहतर यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए आगे ना जाऊं और यहीं से वापस अपने घर की तरफ लौट जाऊं। कम से कम मैं अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। तुम जो सोच रहे हो वह मुझे भी पता है, लेकिन यह नहीं हो सकता। होने को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारे न मिलने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे दोस्त की मृत्यु निश्चित है और वह तुम्हारे सामने ही मर जाएगा। यमराज की बातें सुनकर आलू और भी ज्यादा डर जाता है। अब तो मैं अपने मित्र से मिलने के लिए आगे जाऊंगा ही नहीं और यहीं से वापस अपने घर की तरफ लौट जाऊंगा। ऐसा बोलकर आलू वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसके साथ यमराज भी वापस जाने लगते हैं। आलू वापस लौट रहा है, यह उसका मित्र देख लेता है। फिर उसका मित्र भी आलू के पीछे तेजी से दौड़ने लगता है। आलू को देखकर वो काफी खुश लग रहा था। वो काफी तेजी से आलू के पीछे दौड़ने लगता है। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है। उसे कोई नहीं डाल सकता। तुम्हारा मित्र काफी देर से तुम्हारे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है, जो कि उसका एक पैर नहीं है। इसके बावजूद वो तुम्हें मिलने के लिए काफी तेजी से दौड़ रहा है। यही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। यमराज की बातें सुनकर आलू काफी डर जाता है और वह रुक जाता है। इतने में ही आलू का दोस्त भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन आलू का दोस्त एक पैर न होने के बावजूद काफी देर से दौड़ रहा था, इसीलिए वो आलू के पैर पर गिर पड़ता है। आलू के दोस्त की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसे चोट भी लग जाती है। आलू का दोस्त दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, ओह, ये तुमने क्या किया मित्र? तुम मेरे पीछे क्यों भागे? कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। उठो मित्र, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बन सकता। मेरी वजह से तुम दुनिया छोड़कर चले गए, यह नहीं हो सकता। आलू काफी उदास हो जाता है और रोने लगता है। आलू आश्चर्य भरी नजरों से यमराज की तरफ देखने लगा। तुम्हारा मित्र तुम्हें देखकर बहुत ही देर से तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं सके, क्योंकि यह बोल नहीं सकता और एक पैर से अपाहिज भी था। इसीलिए इसकी मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के कारण तुम बने।
इसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, और इसकी आयु भी हो चुकी थी। और तुम तो जानते ही हो कि बुढ़ापे में शरीर में शक्ति नहीं होती, इसीलिए इसकी हृदय गति रुकने से इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु की वजह तुम बने, क्योंकि वह तुम्हारे पीछे भागता हुआ तुम्हें मिलने आ रहा था। तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लांघकर तुमसे मिलना चाहता था। आलू रोते हुए कहता है, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरुआत से मेरे पीछे क्यों चल रहे थे? मैं तो सभी के साथ चलता हूँ, बस लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा कोई वस्तु या फिर आसपास हो रहे घटना को समझने के लिए समय नहीं होता। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? हालांकि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ये जानना सही नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी या फिर आगे क्या होगा, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को बड़े सहजता से स्वीकार कर लिया। उसे देखकर मुझे ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान नहीं होंगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 4 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में राजा के हाथों फांसी के द्वारा होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम खुशी से उस फांसी को स्वीकार करोगे। आलू ने पूरे विधि विधान से अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और फिर वापस लौट आया। आलू अपने मृत्यु के बारे में जानने के बाद मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचता रहता। आलू की पहचान अपने राज्य के राजा तक थी, इसीलिए वो राजा के पास चला गया और फिर राजा को सारी बात बताई। हमारे मित्र की समस्या आप सभी ने सुनी और आप सब बड़े ही ज्ञानी हैं। इसीलिए आप सब अपनी राय दे कि मैं अपने मित्र के प्राण कैसे बचा सकता हूँ। महाराज, जैसा कि आपके मित्र ने कहा कि इनकी मृत्यु आज से ठीक 4 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी ना जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। अगर हम उन्हें किसी दूसरे राज्य में जाने ही ना दे तो इनकी मृत्यु तो होगी ही नहीं। हाँ, आप सब एकदम सही बोल रहे हैं। आलू, तुम ठीक 4 महीने तक हमारे ही इसी राजमहल में रहोगे, तब तक तुम किसी दूसरे राज्य में नहीं जा सकते। तुम यहाँ पर पूरे स्वतंत्र हो, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, बस किसी और राज्य में नहीं। और फिर ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। कल तो मेरी मृत्यु का दिन है। अगर मैं कल बच गया तो फिर मुझे कुछ नहीं होगा और मैं दूसरे राज्य में तो जाने से रहा। एक काम करता हूँ, आज मैं जल्दी सो जाता हूँ और कल मैं देर से उठूंगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर आलू सो जाता है। आलू को रात में चलने की बीमारी थी, लेकिन ये बात खुद आलू को भी पता नहीं थी। इसीलिए आलू ने इस बीमारी के बारे में राजा या फिर किसी से कुछ नहीं कहा। आलू को नींद में चलने की बीमारी का दौरा उस वक्त पड़ता जब आलू को अच्छे से नींद ना आ रही हो। और आज तो आलू काफी चिंता में था, इसीलिए आलू को आज भी अच्छे से नींद नहीं आती और उसे आज नींद में चलने का दोहरा पड़ता है। आलू अपने कमरे में से निकलकर घोड़े की अस्तबल में चला जाता है। राजा के आदेश के अनुसार वो कहीं पर भी आ जा सकता था, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए आलू घोड़े पर चढ़कर वहां से जाने लगता है। चलते चलते वह किसी दूसरे राज्य में चला जाता है। जो कि रात का समय था, इसीलिए किसी ने उसे नहीं रोका और दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर रानी के बगल में सो गया। सुबह में राजा को इसके बारे में पता चला कि रानी के बगल में कोई अनजान आदमी सो गया है। कौन है यह नामुराद, किसे अपने मृत्यु से भय नहीं? किसने हमारी रानी के साथ और हमारे सानो शौकत में गुस्ताखी की है? उस गुस्ताख को जल्दी से हिरासत में ले लो और मेरे सामने लेकर आओ। और फिर सैनिक आलू को बंदी बनाकर राजा के सामने लेकर आ गए। माफी महाराज, माफी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपके राज्य में कैसे आया और आपके राजमहल में कैसे सो गया। तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ, तुम मेरे राजमहल में कैसे आ गए? तुम कोई जासूस तो नहीं हो?
महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई जासूस नहीं। राजा तो पहले ही गुस्से में था और आलू की बातें सुनकर और भी लाल बबूला हो गया। तुम्हारा अपराध बहुत ही बड़ा है और क्षमा योग्य भी नहीं। तुम्हें तो बहुत ही भयानक दंड मिलेगा। सैनिकों, इसे तुरंत ही फांसी पर लटका दो। आलू डरते हुए कहता है, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया और आपके किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि बस आज कैसे भी करके मेरी मृत्यु होने वाली है। आज मेरी मृत्यु होगी, ये बात मुझे 4 महीने पहले ही पता चल गई थी और आज देखो होने जा रही है। आलू की बातें सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है। तुम्हें पहले से पता था कि आज तुम्हारी मृत्यु होगी। कैसे? क्या कहना चाहते हो तुम? भला तुम्हारी मृत्यु आज होगी, ये तुम्हें कैसे पता चला? भला किसी सामान्य व्यक्ति में इतनी हिम्मत कहा कि वो आपके राजमहल में आपके ही कक्ष में सो जाए? आप ही बताइए कि इतनी हिम्मत किस में होगी कि राजा के होते हुए रानी के बगल में सो जाए? ये तो आत्महत्या हुई। मैं भला दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? तुम ये सब जानते हो तो फिर तुम मेरे कक्ष में क्यों आए? महाराज, ये सब कैसे हुआ मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज कैसे भी करके मेरी मृत्यु निश्चित है। महाराज, मैं आपको सारी बातें सच सच बताता हूँ कि पिछले 4 महीने में मेरे साथ क्या किया हुआ। फिर आलू यमराज की सारी बातें बताता है कि उसने मृत्यु से बचने के लिए क्या क्या किया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो पड़ोसी राज्य के राजा से पता लगा सकते हैं। अगर तुम्हारी बात सच है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनना चाहता। लेकिन तुम अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जाएगा। पड़ोसी राज्य के राजा हमारे मित्र हैं। मैं अभी सैनिकों को वहां पर भेजता हूं और तुम्हारे बारे में पता लगाता हूं। और फिर राजा पड़ोसी राज्य में अपना दूत भेजते हैं और फिर कुछ ही घंटों में दूत वापस पड़ोसी राज्य का संदेश लेकर आ जाता है। महाराज, पिछले 4 महीने से ये राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इसे अंतिम बार कक्ष में मिले थे और आज इसकी मृत्यु होने वाली है, ये निश्चित है, ऐसा राजा ने कहा। और फिर ये इस राज्य में कैसे पहुंचा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, तो तुम सच बोल रहे हो आलू। तुम्हारे अनुसार आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनना चाहता। मुझे लग रहा है कि आलू को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने एक बार कह दिया, अगर नहीं दूंगा तो ये भी ठीक नहीं होगा। समस्या यह है कि अगर इसे फांसी नहीं दी जाएगी तो यह नियमों के विरुद्ध होगा, और अगर आलू को फांसी दी जाए तो आलू के साथ अन्याय होगा, जो मैं कभी अन्याय होने नहीं दूंगा। महाराज, आलू को पतले कच्चे धागे से फांसी लगवा दे, इससे आपका मान भी बना रहेगा और इससे दंड भी मिल जाएगा और यह मरेगा भी नहीं, तो इसके साथ अन्याय नहीं होगा। दरबारी की बात महाराज को अच्छी लगती है। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है। राजा की बात सुनकर आलू बहुत खुश हो जाता है। महाराज, आपकी जय हो और आपकी न्याय की भी जय हो। मैं आपके न्याय से बहुत ही खुश हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पतले कच्चे धागे से मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं खुशी खुशी आपकी इस सजा को स्वीकार करता हूँ। जैसे ही आलू को फांसी दी गई कि पतला कच्चा धागा टूट गया, लेकिन धागा टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया, जो कि धागा काफी पतला था। इसकी वजह से आलू का गला कट गया और इसकी वजह से आलू की मृत्यु हो गई। विश्वास नहीं होता कि कच्चे धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। राजा ये सब देखकर काफी उदास हो गया। अब राजा को समझ आ चुका था। नियति ने अपना काम कर दिया। जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। हम चाहे जितनी भी सावधानी कर ले, हम नियति को बदल नहीं सकते। इंसान चाहे जितने भी उपाय कर ले, लेकिन वह नियति को नहीं बदल सकता।
इसीलिए आदमी को भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी गई। अगर मनुष्य अपना भविष्य जान लेंगे तो वह उसी चिंता में डूबा रहेगा और उसे बदलने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन अगर मनुष्य को आगे क्या होने वाला है इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। चाउमीन ले लो, चाउमीन, बढ़िया बढ़िया चाउमीन, चटपटी चाउमीन। जैसे ही चाउमीन वाला आता है तो उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती है। भैया, मेरे लिए बढ़िया सी चाउमीन बनाना, बिल्कुल चटपटी होनी चाहिए। भैया मेरे लिए भी चाउमीन बनाना, लेकिन ज्यादा तीखी मत करना। ऐसे ही सभी लोग चाउमीन का ऑर्डर देते हैं। हाँ हाँ, मैं आप सभी के लिए बढ़िया से बढ़िया चाउमीन बनाऊंगा। आखिर आप सब मेरे रोज के ग्राहक हैं। मैं आप सबको नाराज कैसे कर सकता हूँ। चाउमीन वाला सबको चाउमीन दे ही रहा था कि इतने में वहां पर एक बच्चा दौड़ते हुए आता है। मुझे भी एक प्लेट चाउमीन दो ना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें भी एक प्लेट चाउमीन देता हूँ। बताओ तुम्हारे लिए कैसी चाउमीन बना दूँ। सबसे बढ़िया वाली चाउमीन बनाए मेरे लिए। हाँ हाँ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। हाँ हाँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। कल ही मेरे पापा ने मुझे दिए थे। पूरे 5 रुपए हैं मेरे पास। उस बच्चे के मुंह से 5 रुपए सुनते ही चाउमीन वाला बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस बच्चे को धक्के मार कर गिरा देता है। उसके पिता आलू, जो खेतों से काम करके लौट रहे थे, बच्चे को ऐसी हालत में देखकर आलू अपने बेटे के साथ चाउमीन वाले के पास आता है। अरे भाई, यह क्या तमीज है बच्चे से बात करने की। एक चाउमीन के लिए तुमने इसे धक्का मारा। भला कोई चाउमीन के लिए बच्चे के साथ ऐसा करता है। अरे भाई, जब औकात नहीं होती तो फिर बच्चे को पैदा ही क्यों करते हो। 5 रुपए लेकर आया था मेरे पास। भला 5 रुपए में भी कहीं चाउमीन मिलता है। चाउमीन का दाम भी पता है तुम्हें। कितने का प्लेट आता है। पूरे 20 रुपए प्लेट आता है। औकात होती नहीं है और आ जाते मुंह उठाकर। फिर वो गरीब आलू अपना सर झुकाकर अपने बेटे के साथ घर चला आता है। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। बच्चे को रोता हुआ देख उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटा, इतना क्यों रो रहे हो। अरे कुछ नहीं लीची, चाउमीन वाला खड़ा था नुक्कड़ पर, बस उससे वही मांग रहा था, लेकिन चाउमीन वाले ने इसे धक्का मारकर भगा दिया। और तुम तो जानती हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे को चाउमीन खिला सकूं। वो चाउमीन वाला एक प्लेट के दाम 20 रुपए बोल रहा था। मैं क्या करता। 20 रुपए प्लेट, बाप रे, इतने में तो 2 दिन का आटा आ जाएगा। सच में महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। बेटा तू रो मत, देखना एक दिन मैं तुझे चाउमीन जरूर खिलाऊंगी। मुझे नहीं खानी है चाउमीन। आप पिछले 6 महीने से बोल रहे हो कि आज खिलाओगे, कल खिलाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि आप कभी भी नहीं खिलाओगे। चाउमीन के लिए अपने बेटे को तरसता हुआ देख लीची को काफी बुरा लगता है। लीची तुम चिंता मत करो, ये थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। वैसे तुमने खाना क्या बनाया है, जल्दी से निकाल दो, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। बैंगन की सब्जी बनाई है, मैं अभी निकाल देती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। लीची का पूरा ससुराल खाना खाने के लिए बैठ जाता है। ऐसा कब तक चलेगा। आप खेत में से जो भी सब्जियां लेकर आते हो वो घर में रखे रखे सभी खराब हो जाती हैं। ऐसे में तो हमारा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। हमसे तो कोई भी सब्जी खरीदता ही नहीं है। एक तो गर्मी का मौसम है, गर्मी में सब्जी जल्दी खराब हो जाती है। क्या कर सकते हैं लीची, आजकल तो लोगों ने सब्जी हम जैसे लोगों से खरीदना ही बंद कर दिया है। क्या कर सकते हैं बेटा, गर्मी ही इतनी है कि लोग धूप में आना ही नहीं चाहते। मैंने तो सुना है कि आजकल लोग घर बैठे ही सब्जियां ऑनलाइन मंगा लेते हैं या फिर ऐसी वाले मॉल में जाकर सब्जियां खरीदते हैं। ठीक कहा पापा आपने,
अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा? गर्मी होने के कारण आलू की सब्जियां ज्यादा बिक नहीं रही थी और ज्यादातर खराब हो जाती। इसकी वजह से आलू को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। गर्मी आते ही उसकी बिक्री काफी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी आलू ने हार नहीं मानी। आलू तेज धूप में भी सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ता। सब्जी ले लो, सब्जी, सस्ती सस्ती सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी, मात्र 20 रुपए किलो बैंगन, मात्र 20 रुपए किलो गोभी। ऐसे बोलकर इतनी तेज धूप में भी सब्जियां बेचता है कि तभी एक औरत आती है। अरे भैया, बैंगन कैसे दिए? बैंगन मात्र 20 रुपए किलो। क्या 20 रुपए किलो? इतनी महंगी सब्जी 10 रुपए किलो देना है तो दो। नहीं मैडम, 10 रुपए में तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, आप 15 रुपए किलो ले लो। 10 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। नहीं, इतने में तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो रखो अपने पास। सब्जी बेचने निकलते ही क्यों हो? तुम्हारी सब्जियां तो यूं ही धूप में रखे रखे सड़कर खराब हो जाएगी। ऐसा बोलकर औरत बहुत ही गुस्से में वहां से चली जाती है। आलू अभी भी लगातार इतनी धूप में सब्जियां बेच रहा था। शाम को थका हार कर आलू अपने घर लौट आता है। यहाँ पर आलू के पड़ोसी आम अपने बेटे के लिए चाउमीन लेकर आते हैं। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बाजार से चाउमीन लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ पापा, मुझे चाउमीन बहुत ही पसंद है। बेटा बहुत ही खुशी से अपनी माँ से कहता है। माँ, मुझे चाउमीन खाना है, जल्दी से प्लेट में निकाल कर दो ना। हाँ बेटा, बस तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी निकाल कर लेकर आती हूँ। और फिर प्याज ने जैसे ही उस चाउमीन को प्लेट में रखी कि उस चाउमीन में से बदबू आने लगी। ओहो, ये तो खराब चाउमीन है। इसमें से तो बहुत तेज बदबू आ रही है। अगर यह चाउमीन मेरा बेटा खाएगा तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, इसे कुत्ते को खिला देती हूँ और बाजार से नई चाउमीन मंगवा लेती हूँ। ऐसा सोचकर प्याज ने उस चाउमीन को घर के बाहर कुत्तों को खाने के लिए रख दिया। उस चाउमीन की सुगंध उस गरीब बच्चे तक पहुंच जाती है। वो सूंघते हुए उस चाउमीन के पास आ जाता है। ये हुई ना बात, आज लगता है कि मुझे चाउमीन खाने को मिल ही जाएगी। ऐसा सोचकर वह बच्चा चाउमीन खाने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में ही उसकी माँ लीची उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे रोक लेती है। छी बेटा, ये क्या कर रहे हो? जमीन पर रखी हुई चाउमीन खा रहे हो, और वो भी कुत्ते के लिए रखी हुई। इस चाउमीन में से तो भयानक बदबू आ रही है और तुम ऐसी चाउमीन खाना चाहते हो। उस दिन लीची को अपनी गरीबी पर बड़ी लाचारी महसूस होती है। इसीलिए लीची उस दिन ठान लेती है कि वो अपने बच्चे को चाउमीन खिलाकर ही रहेगी। लेकिन चाउमीन लाने के लिए लीची के पास तो पैसे ही नहीं थे। तभी उसकी नज़र अपने पड़ोसन पर पड़ती है जो अपने घर में चाउमीन बना रही थी। अरे, ये चाउमीन तो घर पर भी बनती है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। और फिर लीची बाजार से थोड़ा सा मैदा खरीद लेती है और अपने पड़ोसन से चाउमीन बनाने वाली मशीन लेकर आती है और घर पर उस मैदे को अच्छे से गूंथकर मशीन से निकालकर उसे धूप में सुखा देती है और फिर उसकी चाउमीन बनाने लग जाती है। अरे, ये तो बहुत ही कम है, इससे तो सबको नहीं होगा। तभी लीची की नज़र सामने रखी सब्जी पर पड़ती है। चाउमीन में भी तो पत्ता गोभी और प्याज दिया जाता है, क्यों ना मैं बाकी सब सब्जियां देकर देखूं। और फिर लीची सब्जियों से चाउमीन बनाती है और फिर सबको खाने के लिए देती है, जो सभी को पसंद आती है। सच में माँ, आपकी बनाई हुई चाउमीन तो बहुत ही अच्छी है। मेरा पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। आलू के परिवार ने उस दिन पहली बार चाउमीन खाया था, लेकिन सभी को चाउमीन बहुत ही पसंद आई। आज हमारी बहू की वजह से हम सभी को इतनी अच्छी चाउमीन खाने को मिली है। हाँ, प्याज सच में
तुम्हारे हाथ की चाउमीन बहुत ही स्वादिष्ट है। इस चाउमीन का स्वाद तो बाजार से भी ज्यादा लाजवाब है। मैंने सालों पहले चाउमीन शादी में खाई थी और उसके बाद आज खा रहा हूँ। सच में बहू के हाथ की चाउमीन बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में लीची, इतनी अच्छी खुशबू तो उस चाउमीन वाले के ठेले पर भी नहीं आती जितनी तुम्हारे चाउमीन से आ रही है। और यह सब्जियां डालकर ये चाउमीन और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन गया है। मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना हम अपनी सब्जियों को चाउमीन में डालकर बेचें, इससे हमारा अच्छा मुनाफा होगा। हाँ, आप बोल तो सही रहे हो। इससे हमारी सब्जी भी खराब नहीं होगी और सारी बिक भी जाएगी। हाँ लीची, वैसे भी हमसे कोई सब्जी खरीदते नहीं है, क्यों ना हम चाउमीन में डालकर ही सब्जी बेचें। हमें तो कैसे भी करके पैसे कमाने से मतलब है ना। हम सब्जी बेचकर कमाए या फिर चाउमीन बेचकर। पैसे सब्जी से ना सही तो चाउमीन से अच्छे खासे हो जाएंगे। आलू की बात सभी को अच्छी लगती है, तो फिर ठीक है। अब से हम अपने ठेले पर सब्जियां नहीं बल्कि चाउमीन बेचेंगे। और फिर उस दिन के बाद लीची और आलू दोनों ही ठेले पर चाउमीन बनाकर बेचने लगे। आलू और लीची की चाउमीन सच में बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट थी। उसकी खुशबू बहुत ही दूर दूर तक जा रही थी। जैसे ही आलू और लीची अपनी दुकान लगाते कि लोगों की भीड़ लग जाती और देखते ही देखते सारी चाउमीन बिक जाती है। अब आलू और लीची की कमाई अच्छी खासी हो जाती। अब उसे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ महीनों में वो ठेले से एक अच्छी खासी दुकान खोल लेते हैं।